हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के सबसे बड़े झूठ के बारे में। मतलब ये टॉपिक देख कर के तो लग रहा होगा क्या ऐसा बताने जा रहे हैं, लेकिन ये विषय चुनने का एक कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें प्रचलित होते-होते इतना ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं कि जो मतलब बहुत से इनोसेंट लोग होते हैं, जो सिर्फ़ वीडियोज़ देखते हैं और उनके दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब प्रचलित हो जाती है तो उसका जो आधार है वो गायब हो जाता है। लोग पीछे नहीं देखना चाहते कि ये कहाँ से आया है। तो मैं यही बताने की कोशिश आज करूँगा कि उसकी सच्चाई क्या है, बाकी जो आप उसको मानना चाहते हैं तो आप उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि जो सबसे पहला है, ये जो विषय है नक्षत्र के स्वामी, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि कोई कुंडली है, उसमें किसी का चंद्रमा आपका पुष्य में बैठा है, तो उसमें क्या लिखा रहेगा सॉफ्टवेयर में या पुश में लोग क्या कहेंगे? कई लोग उसमें कहेंगे कि जो चंद्रमा है वो शनि के नक्षत्र में गया है, इसलिए उस चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो गया और ऐसे में जो शनि का गुण है वो चंद्रमा पर आ जाएगा। तो इससे जैसे कि जो विष योग होता है यानी कि व्यक्ति अवसादी रहेगा, व्यक्ति शांत रहेगा, ऐसा-ऐसा करके बताने लगेंगे। जबकि ये जो पूरी सारणी होती है, ये जो आपका नक्षत्र का जो स्वामी बताया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति आपकी हुई है जो विंशोत्ति दशा का चक्र होता है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। आप देखिए कि ये जो विंशोत्ति दशा का चक्र है, इसमें आप देखिए कि जो शनि है, शनि आपका 3 नक्षत्र का स्वामी है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। कहने का मतलब ये है कि जो हम नक्षत्र के स्वामी लेते हैं, ये सिर्फ़ इसका प्रयोग हमें सिर्फ़ दशा में करना चाहिए, फलित से इसका कोई लेना-देना नहीं है। आप दशा में इसका कैसे प्रयोग करते हैं, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत हम इस पे बात कर लेंगे कि इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे एक मेरा वीडियो है पहले से नक्षत्रों का दशा में फलित, तो उसमें मैंने इसको बताया है। अब देखिए कि कहने का मतलब क्या है कि 3 नक्षत्र हैं, अगर उसका स्वामी एक ही ग्रह होगा, तो मान लीजिए कोई ग्रह जिस नक्षत्र में जाएगा, क्या उसी के अनुसार उसका बिहेव हो जाएगा? तो इसका अर्थ है कि नहीं, क्योंकि नक्षत्र 3 हैं और दूसरी चीज़ ये कि हर नक्षत्र की संज्ञा अलग-अलग है। कहने का मतलब है जैसे जो शनि के तीनों नक्षत्र हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं और वहीं जो शुक्र का जो तीनों नक्षत्र है, ये उग्र नक्षत्र में आता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र के सामने आप देखिए यहाँ पर जो पहला नक्षत्र शुक्र का वो भरणी है, फिर पूर्वा फाल्गुनी है और ये पूर्वाषाढ़ा है। अब जो भरणी नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र का अगर हम कुछ ट्रेड की बात करें, ये तीज नक्षत्र माना जाता है थोड़ा-सा। ये जो मुहूर्त के लिए इसमें भरणी लेने में बताया जाता है कि आप यदि क कुछ काटना-पीटना चाहते हैं, किसी को विष देना चाहते हैं, कोई औजार बनाना चाहते हैं, कोई सर्जरी कराना चाहते हैं, तो भरणी नक्षत्र को ले सकते हैं। इसके जो देवता होते हैं, वो यम होते हैं। इस नक्षत्र के बारे में जो गुण बताया जाता है, वो होता है कि व्यक्ति सच्चा होता है, निरोगी होता है। अब सोचिए कि नक्षत्र का अपना गुण, संज्ञा सारी चीज़ें अलग हैं और जो नक्षत्र का स्वामी है, वो शुक्र उसके जो ट्रेड्स हैं, वो एकदम भिन्न हैं। कहने का मतलब है शुक्र भोग का कारक होता है, शुक्र लग्ज़री का कारक होता है, सुंदरता का कारक होता है। तो ये बात कहना कि कोई ग्रह मान लीजिए आपका भरणी में गया, तो उस पर शुक्र का प्रभाव आ जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत बात है, खारिज बात है। इसके पीछे एक और कारण ये है क्योंकि ये जो विंशोत्ति दशा का चक्र होता है, अगर आप देखिए कि यहाँ पर जो नक्षत्र के स्वामी बताए गए हैं, जब आप दूसरी दशा लेते हैं, जैसे यहाँ पर पराशर जी ने अन्य दशाएँ भी लेने को कहा हुआ है और आप इसमें देखिए कि उन्होंने कहा है कि यदि शुक्ल पक्ष का जन्म हो, जो कंडीशनल दशा बताई जाती है कि वो हर कुंडली पे अलग-अलग अप्लाई होगी कि आपके कुंडली में अगर ये कंडीशन होगी, मान लीजिए आपका शुक्ल पक्ष का जन्म है, अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? तो यदि मान लीजिए अमावस्या के बाद का आपका जन्म है और जब तक पूर्णिमा से पहले का जन्म है, तो वो शुक्ल पक्ष होता है और उसमें जो यदि सूर्य की होरा आ जाए, सूर्य की होरा क्या है? तो जो D2 चार्ट होता है, आप देखे होंगे होरा चार्ट होता है, यदि वहाँ पर सिंह लग्न है, तो वो बोला जाता है कि सूर्य की होरा है। तो अब उसमें देखिए कि उसमें कहा गया है कि ये सोती दशा लगेगी। अब इसमें देखिए कि जो नक्षत्र है, उसके स्वामी बदल गए। यहाँ पर शुक्र स्वाति का स्वामी होता है, श्रवण का स्वामी होता है, कृत्तिका का स्वामी होता है। अब आप जानते हैं कि विंशोत्ति दशा में जो स्वाति था, वो राहु का नक्षत्र था, शोरसोतरी में शुक्र का नक्षत्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो पद्धति है कि कौन-सा ग्रह नक्षत्र का स्वामी बना, इसका उपयोग सिर्फ दशा में होता है। अब क्या उपयोग होता है दशा में? जैसे मान लीजिए कि आपने देखा आपका कोई ग्रह जैसे मान लीजिए हम लेते हैं बृहस्पति है और बृहस्पति आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है।
तो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है और आने वाली दशा ज्येष्ठा में बैठे बृहस्पति की है किसी कुंडली में, मुझे बताना है कि इस दशा में क्या हो सकता है। अभी मुझे बाकी और कोई फैक्टर नहीं है। तो मोटा-माटी हम देखेंगे कि ज्येष्ठा का जो स्वामी होता है बुध, वो कुंडली में किन भाव का स्वामी है। यदि कारक ग्रह बनता है, तो हम कहेंगे कि ये जो गुरु की दशा है अच्छा जाएगी। अब हम देखिए कि इसका जो फलित में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ़ दशा में कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि ज्येष्ठा में बैठने की वजह से गुरु अच्छा हो जाएगा। वही अगर बुध इस कुंडली में अकारक ग्रह बनता है, पीड़ित होगा कहीं 6, 8, 12 में भाव में होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो गुरु की दशा है, ये अच्छी नहीं जाएगी। अब इसमें हमने ज्येष्ठा के गुण नहीं शामिल किए हैं। अब मान लीजिए कि जो दशा चलने वाली है, उसपे ज्येष्ठा नक्षत्र का गुण भी आएगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र कैसा नक्षत्र होता है? तो ज्येष्ठा नक्षत्र को हम साइंटिफिक उसके लिए देखे जाते हैं। काफ़ी ये रीज़नेबल लोग होते हैं, तर्कशील लोग होते हैं। कई बार अड़ियल, ज़िद्दी लोग भी होते हैं और ये ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में भी आता है। अगर ये 29 डिग्री का पार्ट हो तो जातक के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आती है, वो बीमार रहता है। तो नक्षत्र का गुण अलग है और जो नक्षत्र का स्वामी है उसका फलित अलग है। उसका फलित सिर्फ़ दशा में होता है। आइंदा से कभी आप कुंडली देखिए तो इस बात को बिल्कुल भी मत देखिए कि वो नक्षत्र का स्वामी कौन है। आप थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि हर नक्षत्र जो होता है उसके अपने अलग-अलग ट्रेट हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका केतु का नक्षत्र है, मान लीजिए कोई ग्रह आपका अश्विनी में बैठा है, आप शुरू-शुरू में देखेंगे कि यार ये तो केतु के नक्षत्र में गया, ये तो बहुत बुरा हो गया। जबकि मैं देखूँगा तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि अश्विनी भजक का एक तो पहला राशि का सबसे पहला नक्षत्र पड़ता है, इसकी वजह से अच्छा नहीं हो गया। ये नक्षत्र को अच्छा बताया गया है, ऐसे लोग बहुत जोशीले होते हैं, ऐसे लोग में एनर्जी हाई होती है, पैसे के लिए अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। हालाँकि ये गणमूल नक्षत्र है, कुछ एक बीमारी इनको बचपन में लग सकती है, लेकिन ये नक्षत्र फिर भी कई मामलों में बहुत अच्छा होता है। जैसे एनर्जीफुल लोग होते हैं, कोई भी काम को शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा आगे रहने का मतलब बढ़ने का नक्षत्र माना जाता है, मेष राशि में पड़ता है। इसके जो देवता होते हैं, अश्विनी कुमार होते हैं, अश्विनी कुमारों को आपको उनसे जोड़ा जाता है जो हीलर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस नक्षत्र में हम कंसल्टिंग का काम कर सकते हैं, किसी काम को शुरू करने के लिए ये नक्षत्र लिया जाता है। अब देखिए कि ये नक्षत्र की जितनी भी मैंने संज्ञाएँ बताई, ये सारा जो गुण मैंने बताया, ये नक्षत्र का अपना गुण है। ना कि मैंने इस वजह से बताया कि ये केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र अरे भाई होगा क्योंकि वो उसका विंशोत्ती दशा का स्वामी है तो वो केतु का नक्षत्र होगा। क्यों? क्योंकि आप जब आपका जन्म होगा, चंद्रमा जहाँ पर स्थित होगा वहाँ से आपकी दशा को निकालना है, इसलिए दशा का क्रम दिया गया है और उसमें नक्षत्रों के स्वामी बताए गए हैं। लेकिन इसका फलित में कोई मतलब नहीं है कि ये केतु का नक्षत्र है तो मैं ये फल करने लगूँ कि ग्रह केतु की तरीके से फल देगा या उस ग्रह पे केतु का प्रभाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में गया, आदमी देख कर के खुश हो जाएगा कि यार मेरा जो ग्रह है वो शुक्र के नक्षत्र में गया। जबकि कायदे की बात है कि उस ग्रह पर शुक्र का कोई प्रभाव नहीं आएगा, यदि शुक्र उसके साथ नहीं बैठा है, शुक्र उसको देख नहीं रहा है। तो आइंदा से कभी भी आप नक्षत्र देखिए तो नक्षत्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि नक्षत्र के बारे में क्या बताया गया है। नक्षत्र क्रूर है, मृदु है कि सौम्य है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, उसके देवता कौन है? जैसे मान लीजिए कि भरणी के देवता यम होते हैं और आप जो शुक्र होता है, वो जो शुक्र भरणी का जो हम स्वामी बताया जाता है शुक्र और भरणी में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ऐसे जो शनि के 3 नक्षत्र हैं, आपका पुष्य हो गया, अनुराधा हो गया, उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों ही बहुत ही सौम्य नक्षत्र माने जाते हैं। स्वभाव के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसे जातकों का जिनका आपका अनुराधा हो या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो या आपका पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे लोग स्वभाव से बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब शनि का स्वभाव और इन तीनों नक्षत्र के स्वभाव में ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो कहने का मतलब है कि नक्षत्रों के स्वामी से नक्षत्रों को आप मत जोड़िएगा। हाँ, कुछ एक ऐसे भी स्वामी बन जाते हैं, जिनका वास्तव में ट्रेट आता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको बताऊँ कि कुछ एक नक्षत्र में वास्तव में उस ग्रह के ट्रेट आते हैं, तो जो ये जो नक्षत्र है, जो पूर्वा फाल्गुनी है, जो सिंह राशि में है, इसका जो ट्रेट होता है, ये थोड़ा बहुत शुक्र जैसा मैच खाता है। जो आपका कृत्तिका नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र है, कृत्तिका के स्वामी अग्नि होते हैं, स्वामी मतलब जो उसके देवता होते हैं वही अग्नि है। तो इसका इस नक्षत्र का थोड़ा-सा ट्रेड सूर्य से मैच खाता है, लेकिन सभी नक्षत्रों का ऐसा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये इत्तेफ़ाक की बात है कि थोड़े 2-3 नक्षत्र के ट्रेड्स ग्रहों से मैच खाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हीं को इनका स्वामी मानें, इसका प्रयोग सिर्फ़ दशा में किया जाता है और इसको अगर आप बारीक से जानना चाहते हो तो दशा में आप यही टाइटल है कि महादशा के नक्षत्रों में प्रयोग तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है इस विषय से संबंधित तो आप नीचे कमेंट पे लिख दीजिएगा, आप उसको फिर से क्लियर कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और विधि बताई गई है जैसे आप देखिए कि बड़ा प्रचलित है
0 डिग्री का ग्रह हो तो वो बाल अवस्था में हो जाएगा या मृत अवस्था में हो जाएगा। जैसे ऐसा बताया गया कि विषम राशि में, विषम राशि कौन-सी होती है? जैसे आपका मेष हो गया, मिथुन हो गया, सिंह हो गया, ये सारी विषम राशियाँ होती हैं। उसमें यदि कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री का होगा, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो बाल हो गया। बाल का मतलब यहाँ पर परिणाम लिखा है 1/4, यानी कि वो 100% में 25% फल देने में सक्षम होगा। अब ये जो बात है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि किताबों में नहीं बताया गया है, ये बात किताबों में ही बताई गई है। लेकिन इसमें एक पेंच है, पेंच क्या है? देखिए कि अगर हम आप एक चीज़ देखिए, ये जो है, ये पुष्कर नौमांश की सारणी है। अब कहने का मतलब है कि ग्रह यदि आप जानते हैं कि पुष्कर नौमांश एक बताया जाता है कि यदि वो शुभ नौमांश में हो और कुछ एक डिग्री ऐसी बताई जाती है कि उस विशेष अंश में आपका ग्रह हो तो वो पुष्कर नौमांश में जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा शुभ लिया जाता है और उसी पुष्कर नौमांश में यदि ग्रह 3 ऐसे भी नौमांश बताए जाते हैं, जिसमें ग्रह जाए तो वो पुष्कर नौमांश में भी होगा प्लस वो वर्गोत्तम ही हो जाएगा। तो इसको सबसे ज़्यादा हाइली ऑस्पिशियस माना जाता है कि सबसे ज़्यादा शुभ होगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो आपका धनु राशि है, धनु राशि में ये जो 26-40 से लेकर के 30 डिग्री का ये जो अंश है, इसमें उत्तराषाढ़ा का जो पहला पद होता है, ये पुष्कर नवमांश का होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई ग्रह आपका धनु राशि में 27 डिग्री का बैठा है, तो वो पुष्कर नवमांश में भी होगा, प्लस वो वर्गोत्तम भी होगा। लेकिन अगर यही 26-40 डिग्री को आप इसमें देखते हैं, बाल, युवा, मृत में, तो क्योंकि वो विषम राशि थी और 26 से लेकर के 30 डिग्री में, आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि वो ग्रह मृत हो जाएगा। अब क्या हम उसको मृत माने या फिर ये माने कि वो जो सबसे ऑस्पिशियस पुष्कर नवमास प्लस वो वर्गोत्तम में भी चला गया, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अब एक तरफ वो मृत हो गया, एक तरफ वो बहुत अच्छा हो गया, तो इसमें कन्फ्यूजन आता है कि इसमें माने क्या? तो देखिए कि कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये जो पद्धति है कि बाल, युवा, मृत, ये किताबों में पहले नहीं थी, जो एंशिएंट बुक्स थी उनमें नहीं थी। जब कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया यानी कि उस किताब को अपने तरीके से लिखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, श्लोकों को कंठस्थ किया एक तरीके से कह लीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुछ अपने से उसमें बढ़ा दिया, ये ओरिजिनल बुक में नहीं था। तो इसलिए ये विधि कारगर नहीं है और आपको इसको लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पुष्कर नवमांश वाला भाग है और जो ये जो 3 मैंने आपको नवमांश बताया, ये विशेष ये 2 ही 3% लोगों की कुंडली में होता है और काफ़ी मतलब बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में जो काफ़ी फेमस हुए, जैसे इंदिरा गांधी हो गई आपका विवेकानंद हो गए, इन लोगों की कुंडली में ये मिलता है, ये जो पुष्कर नवमांश है, यदि आपकी कुंडली में भी ग्रह इस नवमांश में चला जाए, ये जो 3 मैंने बताया कि ग्रह आपका धनु राशि में हो, 26-40 से 30 डिग्री के बीच में हो या फिर ग्रह आपका कर्क राशि में हो और शुरुआत के डिग्री में हो, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के वो 3-20 का हो या फिर आपका ग्रह वृषभ राशि में चला जाए और रोहिणी का वो वर्गोत्तम हो जाए। अब रोहिणी नक्षत्र में ग्रह कैसे वर्गोत्तम होगा तो आप यहाँ पर देखिए 13-20 से लेकर के वो यदि आपका 16-40 तक रहेगा तो उसको हम वर्गोत्तम मानेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें ग्रह को बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है और बाकी जो पुष्कर नवमांश है, उसमें भी ग्रहों को अमूमन शुभ बताया जाता है। पुष्कर नवमांश पे तो पूरा-पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि उन्हीं डिग्रियों पे जिसको कि हम बाल मृत कहते हैं, उन डिग्रियों पे ग्रह कभी-कभी हाइली ऑस्पिशियस हो जाते हैं या ग्रह का उच्च बिंदु उस डिग्री पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि शुक्र का उच्च बिंदु शायद मीन राशि में 27 डिग्री पे पड़ता है, तो अब हम उसको उच्च मान लें या फिर वो उसको बाल मान लें, तो कि आप बाल मृत छोड़ दीजिए, वो कॉन्सेप्ट लगता नहीं है और बिल्कुल भी नहीं लगता है, मतलब उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक कुंडली भी आपको दिखाता हूँ इससे संबंधित। जैसे आप देखिए कि ये जो कुंडली है, इसमें आप देखिए कि जो गुरु बैठा है, ये गुरु कर्क राशि में बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है। अब अगर आप इस पद्धति के अनुसार देखें कि कर्क राशि यहाँ पर देखिए कर्क राशि चूँकि एक सम राशि होती है और वो क्योंकि 0 डिग्री का बैठा था, तो सम राशि में 0 से 6 डिग्री में ग्रह का बताया गया कि ग्रह आपका मृत हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 0 से 6 डिग्री में और ग्रह का फल नगण्य होगा यानी कि ग्रह का जो फल है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ग्रह का फल शून्य हुआ? तो अभी हम जाँचते हैं। अब देखिए ये जो आप ये देखिए यहाँ पे मैं नाहक इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये लिखा ही हुआ है। कुछ सॉफ्टवेयर लिख के भी दे देते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पर गुरु आपका मृत लिखा हुआ है गुरु के सामने, यहाँ पर मृत
बताया गया है गुरु को। और इसको अगर हम नवमांश में देखें तो ये गुरु आपका देखिए कर्क राशि में गया, यानी कि ये गुरु वर्गोत्तम हो गया। और याद है कि 0 से 20 डिग्री ये आपका जो पुष्कर नवमांश का पार्ट पड़ता है, पुनर्वसु का ये आपका अंतिम पद है, कर्क वर्गोत्तम ये हुआ। तो ये गुरु मेरे हिसाब से तो हाईली ऑस्पिशियस, यानी कि बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। और परिणाम भी ऐसे ही आए कि ये बहुत अच्छा ये गुरु ने इनको रिजल्ट दिया। अब ये चार्ट किसका है आप खुद देख लीजिए कि ये चार्ट अमिताभ बच्चन जी का है। तो कहने का यही अर्थ है कि ये जो गुरु है इसने इनको काफी धनेश और लाभेश होकर के अच्छा परिणाम दिया पैसे वैसे संबंधित। ये कोई मृत वृत नहीं हुआ है। अगर मृत हो जाता तो फिर सोचिए कि आपका धनेश लाभेश मृत हो गया तो फिर वो परिणाम ही कैसे आएगा। तो इस पद्धति को आप फॉलो कीजिए कि ग्रह कोई भी बाल युवा मृत नहीं होता है। आप उसको नॉर्मल मानिए, चाहे वो 0 डिग्री का हो, चाहे 29 डिग्री का हो, चाहे 30 डिग्री का हो। बस ग्रह कभी-कभी जो कुछ एक ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे आपका जो गणनांक का पॉइंट है, तो उसमें ग्रह जाए तो उसका बल क्षीण हो जाता है या वो कुछ दिक्कत देता है। तो गणनांक पे मैंने वीडियो बनाया है गणमूल पे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब इस विषय को हम इसमें नहीं शामिल करते हैं, अपने विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जो दूसरी चीज़ें हम उस पे बात करते हैं, देखिए कि कुछ और बातें हैं, जैसे आपका जो प्रचलित है, साढ़े साती हो गई। अब साढ़े साती का क्या मतलब है? ऐसा बताया जाता है कि जब शनि आपका जन्म के चंद्रमा के एक राशि पीछे आता है, वहाँ से आपकी साढ़े साती स्टार्ट होती है और ठीक साढ़े 7 साल तक वो साढ़े साती रहेगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अ, किसी का जो जन्म राशि है वो आपकी कुंभ राशि है, तो ग्रह जब मकर में आएगा तो वहाँ से साढ़े साती स्टार्ट होगी और जब तक वो मीन राशि में रहेगा तब तक साढ़े साती चलेगी। तो पूरे साढ़े 7 साल लोग बताते हैं कि आपके खराब रहेंगे। लेकिन क्या ये पूरे साढ़े 7 साल खराब रहेंगे? और खराब में भी क्या खराब होगा? मतलब मैंने लोगों को देखा है कि वो जब जाते हैं तो उनको बस साढ़े साती के नाम पे वो पट्टी पढ़ा देते हैं, कोई पूजा प बता देते हैं कि आपकी साढ़े साती चल रही है इसलिए आपका बुरा हो रहा है। हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर के उसमें साढ़े साती को शामिल कर देते हैं। जबकि साढ़े साती का जो फल है अ, देखिए कि ग्रह के वही मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आप सोचिए कि शनि, अगर हम शनि को लेते हैं तो शनि को बताया जाता है कि शनि जिस भाव से गुजरता है उससे अच्छा फल देता है। मान लीजिए कि आपका जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में बैठा है, तो शनि यदि चौथे से गुजरेगा तो चौथे भाव के लिए वो ठीक रहेगा, आपका घर-वर बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चूँकि शनि दुःख का कारक है, तो उस वजह से मन में कुछ एक तरीके से मनमुटाव होना या दुःख की अनुभूति होना, ये एक अलग बात हो गई। अब जो साढ़े साती का जो असली असर आता है, वो तभी आता है जब आप देखिए कि वो जो चंद्रमा आपका जिस भी डिग्री पे होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा वृषभ राशि में 4 डिग्री पे है, तो जब शनि ठीक उस 4 डिग्री के 2 डिग्री आगे, 3 डिग्री पीछे तक जाएगा, जैसे मान लीजिए कि शनि वृषभ राशि में जब 2-3 डिग्री का आएगा, तब एक साढ़े साती का विशेष उस पे प्रभाव होगा और उसमें भी जो प्रभाव होगा, वो सिर्फ़ आपके मन पे आएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन का कारक होता है और जो शनि होता है वो दुःख का, निराशा का कारक होता है। बहुत लोगों को तो साढ़े साती असर ही नहीं करती है। कहने का मतलब है, जो लोग जैसे भक्ति पूजा-वूजा करते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, वो खुद ही संसार से कटे होते हैं। जैसे शनि विरक्ति का कारक है, तो थोड़ा-सा आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच करता है, इसलिए साढ़े साती अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस समय यदि आप आत्म केंद्रित हो जाएँ, खुद 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 में रिसर्च करें, खुद के बारे में जानें, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साढ़े साती आपके लिए खराब ही हो जाए। कहने का मतलब है, यदि आप इसको देख लीजिएगा कि वो चंद्रमा आपका अच्छे भाव का स्वामी बनता है। मान लीजिए वो नौमेष है या लगन का स्वामी है या फिर वो आपका धन भाव का स्वामी है, तो आपको शनि पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं देगा। शनि जिस भावेश के ऊपर से गुजरता है उसका भी शनि अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि शनि जिस भाव के ऊपर से गुजरता है उस पे अच्छा रिज़ल्ट देता है, वहाँ पर वो बिंदु देता है अष्टक वर्ग में। मैंने ये गोचर में पढ़ा है अष्टक वर्ग के, तो आप उसमें देखिएगा कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कहने का मतलब है, यदि वो चंद्रमा अशुभ भाव का स्वामी हो जाए तब साढ़े साती आ जाए तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन सिर्फ़ उसी पार्ट में वो जो साढ़े 7 साल ये पूरा-पूरा नहीं, सिर्फ़ तब जब वो बीच के एकदम वो जो 2.5 साल का जो पार्ट होता है बीच वाला, और उसपे भी जब चंद्रमा से वो 2 डिग्री आगे 2 डिग्री पीछे जाएगा तब थोड़ा-सा ज़्यादा परेशानी आती है। बाकी यदि आपको कुछ परेशानी आ रही है तो उसका कारण कुछ दूसरा होगा। आपकी दशा में हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, अंतर्दशा कुछ बदली हुई हो, तो उसमें कोई ना कोई परेशानी होगी, तो उसका अलग उपाय किया जाना चाहिए, ना कि हर चीज़ को साढ़े साती में ला करके तोड़-जोड़ के या साढ़े साती बता देना चाहिए। तो इसका भी आप आगे से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। काल सर्प दोष, ये भी फालतू चीज़ें हैं। वही है ना, जितनी भी ध्यान भटकाऊ चीज़ें हैं, मतलब ज्योतिष में मैंने
बहुत से इनोसेंट लोग देखे हैं जो आते हैं, जो बताते हैं, पैसे दिए, बहुत पूजा-वूजा करवा ली, जबकि काल सर्पदोष जैसा कुछ नहीं बताया गया है। सर्पदोष करके एक आता है, लेकिन वही है ना, दोष ऐसा भारी भरकम शब्द ऐसा प्रचलित कर दिया जाए कि आदमी थोड़ा-सा डरे, और जब तक डर नहीं बैठेगा कोई चीज़, कोई बिज़नेस चलेगा कैसे? तो बहुत लोगों का ये धंधा बन गया है। इस वज़ह से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त आप देख कर के आप उससे फल पूछिए ना, कि अच्छा ये मेरे दोस्त है तो बताओ मुझे दिक्कत क्या आएगी? और जो दिक्कत आपको आ रही है अगर वो सही-सही बता ले जा रहा है, तब तो फिर तो ठीक है कि आप मान जाइए कि हाँ, दोस्त है। पहले अपनी दिक्कत मत बताइए, पहले उससे फल पूछिए कि हमको दिक्कत क्या आ सकती है इस दोस्त की वज़ह से। हम देखें कि वो दोस्त आपको उस दोस्त का फल आपको बता देगा। जनरल सी बातें कर देंगे कि बस आपके पैसे में दिक्कत हो जाएगी, ब बच्चे में संतान होने में दिक्कत आ जाएगी। कोई भी जो दिक्कत आ रही है, उसका जो जड़ का इफ़ेक्ट है, वो उसको काल सर्प का दोस्त का नाम दे कर के आपको टरका देंगे। तो इस इन सब चीज़ों से बचिए, दोस्त-वोस्त जैसा कुछ नहीं होता है। और मतलब कभी हम दोस्त पे एक अलग वीडियो भी बना देंगे। ना सिर्फ़ किसी बुक में काल शब्द दोस्त के बारे में उस तरीके से बताया गया, ऑथेंटिक बुक में बाद में इसको प्रचलित कर दिया गया है और उसको भी 8 भाग में बता दिया गया है, कर्क-उटक, काल शब्द दोष और पता नहीं क्या-क्या, कि जब ग्रह राहु-केतु के बीच में आ जाए तो वो साँप जैसा दोष हो जाए। मैंने ना तो कुंडली में इसका फलित देखा है, ना प्रैक्टिकल एग्ज़ीक्यूट होते हुए देखा है। बाकी जिनको लगता है तो वो मुझे दिखाएँ, उसके अन्य कारण रहे होंगे। मैं कहता हूँ ना, आपको खोजने की ज़रूरत है, जो आप पूजा-पाठ करवा रहे हैं या जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, आप ये तो देख लीजिए कि क्या आप वास्तव में जो जड़ है, जो कॉज़ इफ़ेक्ट है आपकी कुंडली का, जो जिससे वास्तव में दिक्कत आ रही थी, क्या आप उसी के लिए पूजा-पाठ कर रहे हैं या किसी दूसरे चीज़ के लिए पूजा-पाठ कर रहे हैं? तो कालसर्प दोष जैसा भी कुछ नहीं लगता है। बहुत से फ़ेमस लोग हुए हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है, सो कॉल्ड जो है, और वो चला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सर्प दोष के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, लेकिन उसका भी फल ये नहीं है जिस तरीके से कालसर्प दोष को प्रचलित किया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते एक और दोष आता है, पितृदोष। अ, अच्छा, पितृदोष कोई कहे कि आपकी कुंडली में है, तो उनसे कहिए अकेले क्या आप ही से पितृ नाराज़ थे? बाकी लोगों ने ऐसा कौन-सा काम किया था कि उनसे पितृ बहुत ज़्यादा खुश थे? कहने का मतलब है कि पितृदोष थोड़ा-सा लगता है, लेकिन ये जो दोष है ना, ये आपको बाकी लोगों में भी मिलेगा। अगर आपके परिवार में जैसे कुछ ऐसा चला आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि परिवार में जो भी छोटा भाई होता है वो मर जाता है, या परिवार में जो भी बहन होती है वो जब ब्याह करके जाती है खानदान में, तो वो मतलब कि उसका तलाक हो जाता है, विवाह चल नहीं पाता है। पीढ़ी से कोई परेशानी चली आ रही है, तो उसमें पितृदोष का थोड़ा-सा असर आता है कि राहु केतु यदि मान लीजिए आपके लगन में है, दूसरी संतान के पंचम में है, तीसरे के नवम में है, तो ऐसे करके जो त्रिकोण अगर आपका एक्टिव हो रहा है और वो भी कोई ऐसी परेशानी जो कि एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उसमें पितृदोष होता है। बाकी इन जनरल जो पितृदोष बताते हैं वैसा कुछ नहीं है, आप उसको साइड कर सकते हैं। आप दोष को मतलब एक बार को देखिए कि क्या आपके परिवार में, क्योंकि जब पितरों से जो कर्ज़ आपको मिला है, तो क्या पितृ सिर्फ़ आप ही से अकेले नाराज़ थे? बाकी लोग मतलब ऐसा क्या किए थे कि जब सारा पितृ का गुस्सा आप ही पे फूट रहा है? तो ऐसा नहीं है, अगर कोई कर्ज़ आपको लगेगा तो वो पूरी फैमिली पे पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्ज़ आएगा, तो वो नज़र आता है, तो फिर वो कुंडली में भी दिखेगा। तो इसलिए पितृ जो दोष है, अगर पितृ दोष लग भी रहा है, तो उसको देखने से पहले देखिए कि क्या परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आपके पापा, ताऊ या दादाजी, क्या सब में कुछ ऐसा था कि कोई ना कोई ऐसा डेंट है? जैसे कुछ-कुछ फैमिली में होता है कि लड़कियाँ ही होती जा रही हैं, लड़के हो ही नहीं है, कि पहले भी लड़की हुई थी, उसके बाद उसकी शादी, उससे भी लड़की हुई, उसकी जो लड़की हुई, उससे भी लड़की हुई, या परिवार में शादी ही नहीं हो रही है, या बहन नहीं बच पाती है। ऐसे करके कुछ भी है कि लड़की हमारी जाती है तो उसका पति मर जाता है, पहले भी मर गया, तो जो कोई भी चीज़ जो लगातार चली आ रही है, उसमें पितृदोष का थोड़ा-सा आता है। बाकी नॉर्मल जो पितृदोष है आप उसको मत देखिए, उसको कोई वो उसका फलित नहीं आता है, वो पूजा-पाठ में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अब एक और जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अष्टमेश की दशा आ गई, अष्टम भाव बुरा होता है। देखिए कि मतलब यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ज्योतिष में जब आप आ रहे हैं ना, तो खूब ज़्यादा पढ़िए, खूब ज़्यादा रिसर्च कीजिए, देखिए, खुद आप किताबें उठाइए, आर्टिकल्स पढ़िए, जो बड़े-बड़े अच्छे स्कॉलर्स हैं, जो वी.वी. रमन हो गए, के.एन. राव सर हो गए, जो बाकी लोग हैं, वी.वी. रमन सर हो गए, मैं सॉरी उनका ऐसे मैं नाम ले रहा हूँ। कहने का मतलब है इन लोगों ने बहुत काम किया है, तब जाकर के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। काम यूँ ही नहीं किया है, उसको देखा है, उसको पढ़ा है। एक बहुत अच्छे स्कॉलर हुए, सी.एस. पटेल सर हो गए। तो आप उस उन सब का जो स्क्रिप्टर
है, आप उसको देखिए, पढ़िए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो भी जो ऑथेंटिक है कम से कम आप बीपीएचएस को एक बार देखिए, पढ़िए, जो फलदीपिका बताएगी उसको आप देखिए कि वास्तविक चीज़ में बताया क्या गया है। अलग-अलग उसको जाकर के आप खुद छानिए, वरना आप किसी चीज़ पे ऐसे बिलीव कर लेंगे कि अष्टमेश की दशा बुरी जाती है, अष्टम भाव बुरा हो गया। दशा को देखने के कई फैक्टर होते हैं, मतलब एक नहीं कई विधियाँ होती हैं दशा को देखने की। जैसे अगर मान लीजिए मेरे सामने ऐसा प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में अष्टमेश की दशा लगने वाली है, ठीक है? जैसे आप कोई भी कुंडली मान लीजिए कि मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न में अष्टमेश आपका शुक्र बनेगा, शुक्र की दशा चलने वाली है। जातक है वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन अगर मुझे दशा को देखना हो तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि वो अष्टमेश कितना बली है। क्या अष्टमेश होने का वास्तव में वो उतना रिज़ल्ट दे पाएगा, या अगर उसमें बल ही नहीं होगा तो काहे का अष्टमेश या क्या रिज़ल्ट दे पाएगा, एक बार। फिर मैं देखूँगा उसके अष्टकोण में कितने बिंदु मिले, यदि अच्छे बिंदु मिले 6-7 पॉइंट लेकर के शुक्र बैठा है, तो अष्टमेश होने का इतना कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो अष्टमेश होकर के अष्टम संबंधित भी आपको अच्छे फल दे सकता है। उसके बाद मैं ये जाँचूँगा कि शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी कौन है। अब यहाँ पर क्योंकि दशा की बात हुई, तो मैंने नक्षत्र का स्वामी लिया। अब जैसे मान लीजिए कि शुक्र उस कुंडली में गुरु के नक्षत्र में बैठा है, यानी कि वो लग्नेश के नक्षत्र में बैठा है, तो ऐज़ वो लग्नेश बिहेव करेगा। यदि उस कुंडली में गुरु बली होगा, तो फिर ये शुक्र की दशा अच्छी चली जाएगी। फिर मैं एक नज़र ये भी देखूँगा कि जो शुक्र के नक्षत्र है, उसमें कौन-से ग्रह बैठे हैं, जैसे भरणी हो गया आपका या आपका पूर्व फाल्गुनी हो गया, इसमें कैसे ग्रह बैठे हैं। कहने का मतलब है कि यदि शुक्र के नक्षत्र में कोई कुंडली का कारक ग्रह बैठा है, तो शुक्र उसका भी फल दे सकता है। तो दशा को देखने के कई नियम होते हैं। फिर मैं देखूँगा कि किस भाव से वो दशानाथ कैसा है, और ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने पहले नहीं बताया है। दशा की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं, मैंने पूरा-पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भावेश की दशा नो डाउट सहधर्मी संबंधी का नियम लगता है। जैसे ये तो मैंने अच्छा-अच्छा बता दिया कि कब अच्छा हुआ, लेकिन कब वास्तव में अष्टमेश की दशा बुरी होगी, क्योंकि अष्टमेश है तो अष्टमेश ना। अगर मान लीजिए कि उस शुक्र के साथ कोई भी सहधर्मी ग्रह बैठा हो, जैसे उस शुक्र के साथ छठे भाव का स्वामी बैठ जाए, या छठे भाव के स्वामी के साथ दृष्टि संबंध कर ले, तो यानी कि अब उस वो खुद अष्टमेश था और वो द्वादशेश या छठे भाव के स्वामी के साथ जुड़ गया। मान लीजिए कि वो जो शुक्र है वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, या 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, जैसे मीन लग्न में 12वें भाव का स्वामी आपका शनि बनेगा। मान लीजिए वो शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो यानी कि वो आप खुद अष्टमेश है और द्वादशेश के नक्षत्र में बैठा है, तो यानी कि आप 2 भाव सहधर्मी हो गए कि अष्टम और द्वादश जुड़ गया। तो यहाँ पर वो शुक्र का फल जो बुरा फल है वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि वो अष्टमेश काफ़ी ज़्यादा शुक्र बली है, तो बुरे फल में थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए उसके अष्टक और में अच्छे बिंदु नहीं मिले हैं, 2-3 बिंदु मिले हैं, तो इस बुरे फल में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको फलों की जाँच करनी है कि पॉइंट टू पॉइंट क्या फल आ रहा है, और उसके बाद फिर आपको एक जनरल बेसिस पे निकालना है, फिर हर भाव से उसको देखना है। तो वही है, यहाँ मैं कहाँ दशा बताने लगा, तो सिर्फ़ इन जनरल अष्टमेश की दशा है या लग्नेश की दशा हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, नवमेश की दशा आ जाएगी तो बहुत अच्छा है। जैसे रखी-रखाई बातों पे विश्वास नहीं करना है, उसको देखना भी है, वरना इतना आसान होता तो फिर हर कोई अपना देख लेता। ठीक है। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है, गुरु जिस भाव में हो उसकी हानि करता है। मतलब ये प्रचलित कहाँ से हुआ है? ये प्रचलित हुआ है, कारक जिस भाव में हो उसकी हानि करता है। अब कुछ लोग इससे और आगे बढ़े, तो गुरु जिस भाव में हो उसकी हानि करता है, ऐसा करके पहुँच गए। देखिए कि अ गुरु जो होता है वो कई भावों का कारक उसको दिया जाता है। जैसे दूसरे भाव का कारक गुरु होता है, पंचम भाव का कारक गुरु होता है आपका, जो आपका लाभ भाव होता है उसका कारक गुरु होता है। तो यदि मान लीजिए गुरु ऐसे किसी भाव में बैठ के पीड़ित हो जाए, जैसे मान लीजिए गुरु पंचम भाव में बैठा और पंचम भाव में पीड़ित हो गया, तो साथ में आपका भाव भी गया, और जो कारक है वो भी डिस्टर्ब हो गया। उसपे यदि मान लीजिए शनि की दृष्टि आ जाए, मंगल की दृष्टि आ जाए, तो आपका भाव भी बिगड़ गया, कारक भी बिगड़ गया। तो वहाँ पर गुरु है जो उसकी हानि हुई, तो इस वजह से आपका भाव और कारक बिगड़ गया, तो उस भाव के फल नहीं आएँगे। लेकिन ऐसा कहना कि गुरु जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करेगा, तो ज्योतिष में वैसे 5 ग्रह पापी ग्रह होते हैं। सूर्य हो गया, आपका मंगल हो गया, शनि हो गया और आपका राहु केतु हो गए, ये डायरेक्ट 5 ग्रह पापी ग्रह होते हैं। उसमें अगर गुरु को भी हम पापी मान लें कि जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करेगा, तब तो फिर बचा क्या रह गया? बुध का भी बता दिएगा कि बुध भी जिस जैसे ग्रहों के साथ रहे, वैसा व्यवहार करता है, और चंद्रमा को भी बता दिएगा कि
कृष्ण पक्ष का जन्मा हो तो पापी जैसा व्यवहार करता है, तो फिर हमारे पास शुभ ग्रह रह ही नहीं जाएँगे। तो ये भी एक बोगस बात है। आप सिर्फ़ ये देखिए कि यदि गुरु आपका जिस भाव का वो कारक होता है, जैसे मान लीजिए गुरु धन भाव का कारक होता है, अच्छे पैसे का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है। यदि गुरु उसी भाव में बैठा है और उसपे शुभ प्रभाव है, वो गुरु आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन यदि उसपे एक हल्का-सा भी मैलेफिक या बुरा प्रभाव आ जाता है, तो इसका मतलब कि आपका भाव भी बिगड़ गया और आपका जो कारक है उस भाव का, वो भी बिगड़ गया। तब वहाँ पर वो उस भाव की हानि हो जाएगी। तो बस यही था जो मुझे बताना था कि जो इसमें जो ज्योतिष में प्रचलित जो आपके ये कुछ एक चीज़ जो मेरे नज़र में आई कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो मतलब सच्चाई उसके पीछे की उसका आधार बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है। तो इन सब बातों से बचिए और एक और जो मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है कि खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए और ऐसे वीडियो मत देखिए जो बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं। जैसे राशिफल हो गया, राशिफल सबके लिए आता है। यदि आपके पास अपनी स्पेसिफिक कुंडली है, तो आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मुझे भी ध्यान है कि मैं ग्रहों का जो फल है या यदि भी कोई गोचर का वीडियो बना दूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। लेकिन उसपे काम मैं इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में उसकी अपनी दशाएँ होती हैं। उसका अलग तरीके से उसका गोचर फल देगा, उसके ग्रह अलग तरीके से बैठे हैं और हर व्यक्ति का जीवन समान नहीं होता है। तो आप खुद भी देखने की कोशिश कीजिए। मेरे सारे वीडियो अधिकतर एडवांस एस्ट्रोलॉजी पे बेस होते हैं। हालाँकि मैंने कुछ इसमें किया था कि मैं ग्रहों के बारे में भी बताऊँ कि अलग-अलग ग्रहों का क्या फल होता है। वो प्लेलिस्ट थोड़ी-सी रुकी हुई है, लेकिन आगे इस पे वीडियो आएगी। युति पर भी मैंने काम किया है, बताया है अच्छे से, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए और जो मतलब आप कोई वीडियो चाहे देखिए, चाहे ना देखिए, लेकिन जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का प्लेलिस्ट है, आप उसको तो ज़रूर देखिए कि आपको धीरे-धीरे कुंडली का मर्म समझ में आ जाए, दशा का मर्म समझ में आ जाए कि आपकी आने वाली दशाएँ कैसी रहेंगी, समय कैसा रहेगा, मुहूर्त निकालना कैसे देखा जाए। ये सब पे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख कर के इसको समझ सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।